गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो लेक्चर थर्ड है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो लेक्चर थर्ड है वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फंडामेंटल पढ़े थे इकोनॉमिक्स के, क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनके बारे में हमने 7 पॉइंट्स वहाँ पे देखे थे। इस लेक्चर के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, उसकी क्या थ्योरी है, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ये वाला लेक्चर है जो इकोनॉमिक इज़ नॉट जस्ट स्टैटिक्स एंड ग्राफ्स, इट आल्सो डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन वांट्स। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन ए पर्टिकुलर डील्स विद हाउ कंज्यूमर्स एलोकेटेड एंड स्पेंड देयर इनकम अमंग ऑल द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स को हम स्टैटिक्स और ग्राफ्स ही नहीं कहते हैं, बल्कि जो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन वांट्स के अंदर भी। अगर हम थ्योरी देखें कंज्यूमर बिहेव की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो पर्टिकुलरली डील करता है कि कंज्यूमर्स किस तरीके से अपनी इनकम्स को एलोकेट करते हैं, स्पेंड करते हैं जब वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। ऑल द डिजायर्स एंड एस्पिरेशन एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमंस आर नॉन एज ह्यूमन वांट्स इन इकोनॉमिक्स, and the wants that can be satisfied with the goods and services of any kind are economic wants. Like for example, food, shelter, clothing, etc. economic human wants, and those which cannot be brought are non-economic wants like peace, love, affection, etc. अगर हम नेचर की बात करें ह्यूमन वांट्स की, तो वो ये होगा कि जो भी डिजायर्स है ह्यूमन की, जो भी एस्पिरेशन है, जो भी मोटिव्स है ह्यूमंस के, उनको हम ह्यूमन वांट्स कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो भी वांट्स एक ह्यूमन सेटिस्फाई करना चाहता है गुड्स और सर्विसेज से या अपने इकोनॉमिक वांट से, तो वो इन चीज़ों से कर सकता है। अगर हम इसको एक एग्जांपल समझें, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ जब हम देखते हैं कि एक ह्यूमन की नीड है, तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक ह्यूमन वांट्स है। और जिन चीज़ों को हम खरीद नहीं सकते हैं वो हमारे नॉन इकोनॉमिक वांट्स में आते हैं, जैसे शांति हो गई, प्यार हो गया, अफेक्शन हो गया, स्नेह हो गया, मीन्स पीस, लव, अफेक्शन, ये सारे हमारे नॉन इकोनॉमिक वांट्स हैं। ऑल ह्यूमन वांट्स टू हैव सम बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। लेट अस हैव अ लुक एट द सिमिलर नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। अगर हम ह्यूमन वांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके फीचर्स की बात करें तो बहुत बेसिक है, कॉमन है, तो हमें कुछ ह्यूमन वांट्स की चीज़ों को देखना पड़ता है। वांट्स आर अनलिमिटेड, या ह्यूमन इज नेवर ट्रूली सेटिस्फाइड एंड सो हिज वांट्स to are endless. We may temporarily satisfy some of our wants, but they always reoccur. जो हमारी वांट्स होती हैं, ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और जो ह्यूमन है वो उनसे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, और जो उसकी वांट्स हैं, जो उसकी ज़रूरत है, वो एंडलेस होती हैं। हम जब टेम्परली सेटिस्फाई होते हैं अपने वांट्स को लेके, तो वो धीरे धीरे हमारी इंक्रीज़ होने लगती है। Different wants have varying degrees of intensity. Some wants are extremely urgent, some are less intense. जो हमारी डिफरेंट wants है वो हमारी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। कुछ वांट्स हमारी ऐसी होती हैं जो बहुत अर्जेंटली हमें रिक्वायर होती हैं, और कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जो लेस इंटेंस होती है, मीन्स कि उनकी हमें ज़रूरत भी पड़ सकती है और कुछ किस टाइम पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरतें हमें हमेशा पड़ती रहती है। ह्यूमन वांट्स टेंड टू बी कॉम्पिटिटिव, वी हैव लिमिटेड मीन एंड सो वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स, सो दे compete with each other and the most urgent want will be satisfied. जो ह्यूमन वांट्स है वो एक तरीके का कॉम्पिटिटिव ट्रेंड है। अगर हम ये कहें कि जो हमारी वांट्स अगर वो लिमिटेड है, तो उससे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, वो एक दूसरे के बीच में कॉम्पीट करेंगे, और जो हमारे अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे अर्जेंट वांट्स हैं, उन्हीं को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। वांट्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल। टू सेटिस्फाई आवर वांट फॉर वन गुड वी हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर द अनदर्स। सो नाउ वी हैव द वांट ऑफ टू गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, टू रन अ कार यू नीड पेट्रोल। कुछ जो वांट्स होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री भी होती हैं, जैसे कि अगर मैं किसी एक गुड्स से सेटिस्फाई नहीं हूँ जो उसकी मुझे ज़रूरत है, तो मैं अपने दूसरे गुड्स का उसका अरेंजमेंट करता हूँ।
जैसे कि आप एग्जांपल से इसको समझें कि अगर मेरे को कार चलानी है तो उसके लिए मुझे पेट्रोल की नीड होगी। तो जो कार और जो पेट्रोल है वो क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि वो एक दूसरे की नेसेसिटीज़ को पूरा कर रहे हैं। द वांट्स ऑफ एनी पर्सन विल कंस्टेंटली बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस एंड सिचुएशन ऑफ द पर्सन। जो वांट्स होती हैं किसी पर्सन की, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओवर टाइम वांट्स ऑफ अ पर्सन कैन बिकम इट्स हैबिट और कस्टम्स। अगर हम अगर कोई पर्सन है, अगर वो अपनी वांट्स को ओवर टाइम कर रहा है तो वो उसके लिए हैबिट या कस्टम्स हो जाती हैं। अगर हम ह्यूमन वांट्स को क्लासीफाई करें तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो जो हम अपनी वांट्स को अगर क्लासीफाई करें तो उनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नेसेसिटीज़, दूसरा है कंफर्ट्स एंड थर्ड वन इज़ लग्जरी। तो हम तीनों को देखते हैं कि जो नेसेसिटीज़ हैं अगर हम उनकी बात करें तो जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो कि एक इंसान के लिविंग और उनके सर्वाइव के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्दर नेसेसरी विल डिवाइड इनटू नेसेसिटीज़ फॉर लाइफ, फॉर द एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियली कन्वर्शनल नेसेसिटीज़। अगर हम नेसेसरीज़ को डिवाइड करें तो जो नेसेसिटीज़ हैं हमारी लाइफ की, वो हमारी एफिशिएंसी और हमारे कन्वेंशनल नेसेसिटीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स आर ऑब्वियसली नेसेसिटीज़ फॉर द लाइफ। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट वांट्स होती है किसी पर्सन की, वो उसकी लाइफ की नेसेसिटीज से रिगार्डिंग होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान और पानी। एंड देन देयर आर द नेसेसिटीज दैट इम्प्रूव योर आवर एफिशिएंसी एंड वेल बीइंग लाइक अ comfortable housing, nursing, foods, etc. Finally, they are the conventional necessaries that arise out of habits, custom and conventions. अगर हम नेसेसिटीज़ की बात कर रहे हैं जो कि हमारे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे, जैसे कि अगर हमें कंफर्टेबल हाउस चाहिए, नरिशिंग फूड्स चाहिए, तो उसके लिए हमें कह सकते हैं कि वो हमारी कन्वेंशनल नेसेसिटीज़ होती हैं। तो जो कन्वेंशनल नेसेसिटीज़ हैं वो हमारी हैबिट, कस्टम और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। नेक्स्ट है कंफर्ट। दीज आर द एक्स्ट्रा वांट्स ऑफ द ह्यूमन आफ्टर नेसेसरीज। दे आर नॉट एज एसेंशियल और अर्जेंट एज ए नेसेसरीज। कंफर्ट्स आर द वांट्स दैट मेक द लाइफ ऑफ द ह्यूमन कंफर्टेबल एंड satisfying. Generally, these include items that have labor on behalf of the human or provide comfort to him in his life. So, items such as fan, furnished house, special clothing for occasions, etc. fall under this category of human wants. अगर हम human wants के सेकेंड क्लासिफिकेशन को देखें तो वो है हमारी कंफर्ट। अगर हम ये कहें कि अगर जो हमारी नेसेसरीज़ के अलावा जो एक्स्ट्रा वांट्स होते हैं उनको हम कंफर्ट्स कह सकते हैं। जो कंफर्ट्स होते हैं वो इसेंशियल नहीं होते किसी पर्सन के लिए, ना वो कोई अर्जेंट नेसेसिटीज़ होती हैं किसी पर्सन की। कंफर्ट्स एक तरीके से क्या होता है कि अगर कोई ह्यूमन अपनी लाइफ के अंदर कंफर्टेबल चाहता है, सेटिस्फाइंग नेचर का है, अगर वो सेटिस्फाई होना चाहता है तो वो कंफर्ट्स का यूज़ करता है। तो जनरली हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ आइटम्स को इंक्लूड करना हो जिससे हम लेबर को सेव कर सकें ऑन द बिहाफ ऑफ ह्यूमन, तो हमें उसके लिए अपनी लाइफ को कंफर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे कि होते हैं कि अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि आपके पास फैंस हैं, फर्निश्ड हाउस है, या आप ओकेशनली स्पेशल क्लॉथिंग वियर करते हैं, तो उसके लिए आप कौन सी नेसेसिटीज़ को पूरा कर रहे हैं, अपने कंफर्ट लेवल को पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारे ह्यूमन वांट्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और लास्ट वन है हमारा लग्जरीज़। These are the goods that give human pleasure and prestige in the society. They are not needed for the existence or comfort but provide happiness and acceptance in the world. These wants may be called as superfluous and such items tend to be expensive. Luxuries का मतलब क्या हुआ कि वो सारे गुड्स जो ह्यूमन के प्लेजर और उनकी प्रेस्टाइज के लिए होते हैं सोसाइटी के अंदर, उनको हम लग्जरीज कहते हैं। ये किसी ह्यूमन की ज़्यादा नीड नहीं होती, ये कोई एग्जिस्टेंस चीज़ें नहीं होती, या कोई कंफर्ट हमें नहीं देते, बल्कि ये हमें हैप्पीनेस और एक वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कराते हैं। इन वांट्स को हम सुपरफ्लोस कहते हैं और इन तरीके के जो आइटम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें लग्जरीज़ की, तो वो कह सकते हैं हम, जैसे कार्स हो गई, डायमंड ज्वेलरी हो गई, एक्सपेंसिव डिज़ाइनर क्लॉथिंग हो गई, एसीज़ हो गए, तो ये सारे हमारी लग्जरीज वांट्स के अंदर आते हैं। As you will notice, all these items are not essential to our living. They are
आइटम्स ऑफ प्रेस्टाइज। अगर हम ये नोटिस करें कि जो भी आइटम्स हम देख रहे हैं, जैसे कार्स हो गई, डायमंड ज्वेलरी हो गई, एक्सपेंसिव डिज़ाइनर क्लॉथ्स हो गए, एसीज हो गए, तो ये हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल नहीं है, लेकिन हम अपनी प्रेस्टाइज को इंक्रीज़ करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अगर हम ह्यूमन वांट्स को देखें दोबारा से, तो ह्यूमन वांट्स को हमने 3 चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। पहला है नेसेसिटीज़, दूसरा है कंफर्ट्स एंड थर्ड वन इज़ लग्जरीज। नेसेसिटीज़ के अंदर क्या क्या आ गया कि जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है, और दूसरा क्या है, हमारी कन्वेंशनल नेसेसरीज। और लग्जरीज़ की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी हो गई, हमारी हार्मलेस लग्जरीज और हार्मफुल लग्जरीज। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा कंज्यूमर सरप्लस। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज derived फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज पर द लॉ, एज वी परचेज मोर ऑफ द कमोडिटी, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूसेज। Since the price is fixed for all units of the goods we purchase, we get extra utility. The extra utility is consumer surplus. अगर हम कंसेप्ट देखिए कंज्यूमर सरप्लस का, तो वो किससे ड्राइव होता है, हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ड्राइव होता है। अगर इस लॉ के अंदर हम देखें, तो अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करना होता है, तो उसके लिए हमें मार्जिनल जो यूटिलिटी है हमारी, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। और अगर किसी कमोडिटी की जो प्राइस है वो फिक्स है, और हम सारी यूनिट्स हैं जो गुड्स की वो परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी की ज़रूरत होगी। तो जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है वो हमारा क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस होगा। एल्फ्रेड मार्शल, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, डिफाइंस कंज्यूमर सरप्लस एज फॉलोज: excess of the price that a consumer would be willing to pay rather than go without a commodity over that which is actually pays। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जो हमारे एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस को क्या बोला है कि अगर प्राइजेज एक्सेस हो रही है, बढ़ रही है, तो जो कंज्यूमर है वो उसके अंदर विलिंग होगा पे करने के लिए, लेकिन वो उस कमोडिटी के विदाउट क्या करेगा, उस चीज़ के लिए एक्चुअली पे करेगा। तो जो कंज्यूमर प्लस होता है वो क्या होता है, जब प्राइस ऑफ ए कंज्यूमर इज रेडी टू पे, कि कंज्यूमर कितना उस कमोडिटी के लिए प्राइस पे करने के लिए रेडी है और क्या एक्चुअली वो पे करता है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होगा। फर्दर द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस दैट is he purchased those many number of units of a good at which the marginal utility is equal to the price. Now the price is fixed for all units, hence we get a surplus for all units except the one at the margin. The extra utility is consumer surplus. अगर हम फर्दर देखें तो जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब रहेगा, जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परचेज़ कर रहे हैं मैनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स किसी गुड्स की, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस की इक्वल होगी। तो जो प्राइस है वो फिक्स होती है हर एक यूनिट्स की, तो उसके बिहार पे हमें सरप्लस तब मिलेगा जब हम सारी यूनिट्स को एक्सेप्ट करेंगे उसके मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस होगी। द मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द प्राइस द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे फॉर दैट यूनिट। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंज्यूमर की वो विलिंग है जो कि वो उस कमोडिटी के लिए पे कर रहा है, उस यूनिट के लिए पे कर रहा है। द एक्चुअल प्राइस ऑफ द यूनिट इज फिक्स्ड। जो एक्चुअल प्राइस है उस कमोडिटी की वो फिक्स होगी। तो देयरफॉर द कंज्यूमर एंजॉय अ सरप्लस ऑन ऑल परचेज अंटिल द 6th यूनिट व्हेन द he buys the 6th unit he is in equilibrium since the price he is willing to pay is equal to the actual price of the unit। तो जो कंज्यूमर है वो एंजॉय तब करेगा उस सरप्लस का जब वो उस यूनिट की 6th यूनिट को परचेज करेगा, और जब वो 6th यूनिट को खरीदेगा तो वो उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेगा जहाँ पे वो चाहता था कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए इतना पे कर सकता हूँ जो उसकी एक्चुअल प्राइस के बराबर होगा। उसके बाद हम समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हेल्प करती है कि हम ये समझें कि कंज्यूमर का किस तरीके का बिहेवियर है और वो क्या देख रहा है कि हमें अपनी इनकम को किन किन डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंड करने हैं और अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव करना है। तो हम इस आर्टिकल में ये देखेंगे कि क्या एक एजम्पशन है, क्या लॉज हैं, क्या लिमिटेशन है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के। बिफोर वी बिगिन लेट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले हम समझते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है, कि जो सम उस यूटिलिटी का जो कि ड्राइव हो रहा है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी के कंज्यूम होने से, जो कि कंज्यूमर कर रहा है। मीन्स कि कंज्यूमर है और वो सारी
डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो उसको यूटिलिटी मिल रही है वो उसकी टोटल यूटिलिटी होगी। और हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है वो है मार्जिनल यूटिलिटी का सम। अगर हम सारी मार्जिनल यूटिलिटी का सम कर लेते हैं तो वो टोटल यूटिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। अगर आपके कोई भी एडिशनल यूटिलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनल यूनिट जब भी किसी कमोडिटी की कंज्यूम करेंगे तो उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो एडिशन होती है जो कि टोटल यूटिलिटी कंज्यूम करने से होती है। अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की है ना, जैसे मान के चलिए कि अगर आप कोई 10 यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे आपको 2000 कैलोरी की यूटिलिटी मिलती है। अगर मैं कोई 10 यूनिट किसी चीज़ की, किसी कमोडिटी की लेता हूं तो मुझे 2000 की यूटिलिटी, 2000 कैलोरी की यूटिलिटी मिल रही है। और अगर मैंने उसके यूनिट्स को बढ़ा दिया, मीन्स पहले मैं 10 यूनिट लेता था, अब मैं 15 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, तो जो मेरी कैलोरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स 3000 मेरी कैलोरी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो 2000 से 3000 जो कैलोरी मेरी यूटिलिटी इंक्रीज हुई है तो वो मेरा क्या होएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हम समझते हैं कि क्या क्या एजम्पशंस हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी क्या है। तो ये थ्योरी ये बताती है कि जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल है कंसेप्ट के अंदर, कि अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर करें कि इसको हम मेजर कर सकते हैं और इसको क्वान्टिफेबल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि कोई यूटिलिटी है वो हमारे 10 यूनिट्स को कंज्यूम करने से ड्राइव हो रही है, और अगर उसकी 1 यूनिट है किसी कमोडिटी ए की और जो 5 है वो कंज्यूम कर रहे हैं हम किसी कमोडिटी बी की, तो हम को ये हेल्प मिलेगी कि हम उन डिफरेंट कमोडिटीज़ को कंपेयर करें और एनालाइज करें कि कौन सी कमोडिटी हमें ऑफर करी है बेटर यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन। तो द थ्योरी फॉर द स्टेट दैट द मनी इज़ द मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी। तो इस थ्योरी के अंदर हम ये कहते हैं कि जो मनी है वो एक स्टेट है जिससे कि हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो जो अमाउंट है मनी का वो हम उन्हीं चीज़ों पे स्पेंड करते हैं जिनसे हमें यूटिलिटी मिल रही है। तो इसका जो मेजरमेंट होता है यूटिलिटी का वो उसकी कमोडिटी से ड्राइव होता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है द कंसिस्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और जो सेकंड एजम्पशन है वो क्या है कि व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन ए कमोडिटी, जब आप किसी कमोडिटी के ऊपर कोई भी मनी स्पेंड कर रहे होते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस मनी की वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इससे ये क्या होता है कि जो फैसिलिटीज है, जो भी यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है वो कमोडिटी की मनी की टर्म्स में किया जाता है। तीसरा पॉइंट है द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो थ्योरी है मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, वो थ्योरी ये इग्नोर करती है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं गुड्स के बीच में, वो स्टेट करते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी है वो किसी गुड्स के कलेक्शन के थ्रू होती है जब हम उनकी यूटिलिटी को सेपरेट टोटल करते हैं जो कि हमें हर एक गुड्स से मिल रही है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बताता हूँ, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लॉ अंडर मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अल्फ्रेड मार्शल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डिफाइंस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज फॉलोज। जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, जो कि एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने इस लॉ के बारे में बताया था और वो ये कह रहे थे कि जो एडिशनल बेनिफिट है जो कि एक पर्सन किसी अपने स्टॉक के इंक्रीज़ करने से ड्राइव करता है और जिससे उसकी जो स्टॉक है वो उसके इंक्रीज़ होने से जो उसकी यूटिलिटी है वो कम होती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो लॉ है किसका? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। उसके बाद वो कह रहे थे कि जो ये लॉ है वो फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है, और जो ह्यूमन वांट्स है वो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड हैं। तो हर एक सिंगल चाहता है कि वो अपने वांट्स से सेटिस्फाई हो, तो वो उस चीज़ को उतना कंज्यूम करता है जितना उसके उस गुड्स से वो यूनिट लेना चाहता है। तो जो इंटेंसिटी है हमारे वांट की वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? डिक्रीज़ होने लगती है, और हम इवेंचुअली ऐसे पॉइंट पे रीच करते हैं जहां हम लंबे समय तक अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर बात करें कि एज वी कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ अ गुड द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन दैट वी डिराइव
फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट। अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर बात करें कि अगर आपने किसी भी गुड्स की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को कंज्यूम किया है तो आपको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी ज़्यादा मिलेगा। और जब आप एक्स्ट्रा यूनिट्स लेंगे तो आपकी जो एक्स्ट्रा यूनिट्स जब आप लेंगे तो वो भी धीरे धीरे आपके एक्स्ट्रा यूनिट्स के लेने से कम हो जाएगी। तो आपको ये पॉइंट को रिमेंबर करना होगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन नहीं होती टोटल यूटिलिटी के बिहा पे। तो लेट अस सी एन एग्जांपल। आपको टेबल के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ड्राइव की जाती है। कि अगर आप किसी एक कप ऑफ टी आप पर डे ले रहे हैं तो जैसे क्वांटिटी हमने यहाँ ले ली टी की, कि आपने जो टी की क्वांटिटी है, जैसे आप पहली जब क्वांटिटी लेते हैं टी की पहली क्वांटिटी तो आपको वो 30 की यूटिलिटी देती है। तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 30 की होगी क्योंकि इससे पहले हमने कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं ली है। अगर आपने अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लिया, जैसे मैंने टी की जो क्वांटिटी है वो 1 से 2 करा, आपने 1 का इंक्रीज़ किया तो जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, 30 से 50 हो गई। तो कितनी इंक्रीज़ हुई, तो 50 माइनस 30 20, तो मार्जिन यूटिलिटी आपको कितना आ जाएगा 20। फिर आपने अपनी जो क्वांटिटी है टी की वो इंक्रीज़ की 2 से 3 की, तो जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो तो इंक्रीज़ हो रही है, 50 से 65 हो रही है, लेकिन कितनी हो रही है, तो 65 माइनस 50, तो मार्जिन यूटिलिटी आप जब 3 क्वांटिटी ऑफ टी की लेंगे तो जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो होगी 15। तो आप ये देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे बढ़ रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी उसके अकॉर्डिंग कम होती जा रही है। तो इस टेबल के अंदर हम ये बताना चाह रहा हूँ कि पीटर है जो कि कंज्यूम कर रहा है 1 कप ऑफ टी डेली, तो उसको जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 30 यूटिल्स की मिल रही है, मीन्स कि 30 यूनिट ऑफ यूटिलिटी उसको मिल रही है। और जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 30 यूटिल्स की है। लेकिन जब उसने 2 कप चाय पीने लग गया, जब वो 2 कप चाय पर डे पीने लग गया तो जो उसकी यूटिलिटी है वो तो ज़रूर इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होने लग रही है। तो इसका जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी यूनिट्स को बढ़ाते रहेंगे, पर डे यूनिट्स को बढ़ाते रहेंगे, तो उससे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो पीटर जो है कंज्यूम करेगा जब 11 कप ऑफ टी को पर डे, तो वो बीमार हो जाएगा। तो ये ग्राफ भी आपको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कि वो जब 10 कप चाय डेली पिएगा तो उसको 0 मार्जिनल यूटिलिटी की, तब तक वो ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही उसने 10 से ज़्यादा किया तो जो मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव में है तो वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और ये इसका ग्राफ हुआ। तो एक्स एक्सिस पे हमने जैसे ले लिया यूटिलिटी क्या है हमारी, और वाई एक्सिस पे हमने यूटिलिटी ले ली, और जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने क्वांटिटी ले रखी है टी की। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है, टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी आप ये देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपने यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो आप ये देखेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग डिक्रीज होती जा रही है। तो क्या रिलेशनशिप देखा आपने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, और जब टोटल यूटिलिटी कम होने लगती है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होने लग जाती है। तो ये लॉ है कि जो कि हमें हेल्प करता है कि हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो कि एक सिंगल कमोडिटी से हमें मिल रहा है। तो कंज्यूमर उन्हीं कमोडिटी को यूटिलाइज करेगा जिससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो मार्केट प्राइस के इक्वल हो। तो हमें ये इंश्योर करना है कि अगर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, अगर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे चाहिए, तो हमें उसके रेस्पेक्ट में उतनी ही कमोडिटी की क्वांटिटी लेनी होगी। अगर इस केस के अंदर आप ये देखें कि जो प्राइस है कमोडिटी अगर वो कम हो रही है तो जो इक्वलिटी है मार्जिनल यूटिलिटी वो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस को डिस्टर्ब करेगी। तो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट किसी गुड की, जिससे कि जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लग जाए, और वो कंटिन्यू करेगा उस कमोडिटी के कंज्यूमिंग को जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अचीव हो जाएगा। और दूसरे हैंड पे हम ये देखें कि इस केस के अंदर आप देखेंगे कि किसी कमोडिटी की जो प्राइस अगर वो बढ़ रही है तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ का कंजप्शन कम करेंगे तो आप उस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर लेंगे। इसके बाद हम लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो देख लेते हैं। इसमें हम लिमिटेशन बता रहे हैं, हम लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो कुछ अजम्पशंस मैंने आपको यहाँ बता रखे हैं। तो पहला है होमोजेनियस यूनिट्स,
कि जो डिफरेंट यूनिट्स है कम्युनिटी की वो आइडेंटिकल होती हैं रेस्पेक्ट में, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, उसके टेस्ट से रिलेटेड हो, टेम्परामेंट से हो, हैबिट से हो, जो कि कंज्यूमर हमेशा रिमेन्स अनचेंज करता रहता है। स्टैंडर्ड क्या है यूनिट ऑफ कंजप्शन का? तो जो यूनिट ऑफ कंजप्शन है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, वो बहुत थ्रेशली होती हैं। तो जैसे कि अगर हमें एक गिलास पानी चाहिए और अगर एक गिलास पानी को कंज्यूम करने से अगर हम सेटिस्फाई हैं तो उसके बाद मुझे कोई भी दूसरे गिलास की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और अगर मैं कंटिन्यूस अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता रहूँगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए हार्मफुल होगी। तीसरा क्या है कंटिन्यूस कंजप्शन। अगर आप कंटिन्यूस कंजप्शन करेंगे किसी यूनिट्स का तो जो कंजप्शन है 2 यूनिट्स का उसके उसके गैप के भी उसका जो गैप होगा वो आपको नहीं पता लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेस्टिजियस गुड्स। जो ये लॉ है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, ये हमारे प्रेस्टिजियस गुड्स के अंदर अप्लाई नहीं होता, जैसे गोल्ड हो गया, कैश हो गया, एक्सेट्रा। क्योंकि अगर हम ग्रेटर क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे तो हम अपने आप को लस्ट कर देंगे। क्योंकि अगर आप गोल्ड या कैश अपना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो यूटिलिटी है वो कम होने लग जाएगी। उसके बाद है रिलेटेड गुड्स। इफ़ यू डोंट हैव शुगर देन यू विल कंज्यूम लेस टी। अगर आपके पास चीनी नहीं है तो आप टी का कम कंजप्शन करेंगे। तो जो यूटिलिटी है उस गुड्स की वो अफेक्ट होगी आपके रिलेटेड गुड्स के एब्सेंस के कारण। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है। इसके अगले वाले टॉपिक के अंदर भी हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।